नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये जो वाकया मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बात मैं अभी बताऊंगा वो पहली बार हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अपराध, कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि बेशक वो 100 बार भी पहले हो चुका हो, लेकिन जब 101वीं बार होता है उस बार भी इंसान को हैरान करता है। तो ये जुर्म कुछ वैसा ही है। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और जगह है लखनऊ का कैसरबाग। कैसरबाग के एक रिहायशी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत है जो बेसिकली बिल्डर फ्लैट है। बिल्डर फ्लैट का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मुझे दिल्ली एनसीआर में आकर पता चला। प्राइवेट बिल्डर्स जो है, छोटे छोटे बिल्डर, वो कोई ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा खरीदते हैं और फिर उसके ऊपर लगातार छोटे छोटे फ्लैट्स बनाते हैं और उसे बेच देते हैं। ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा ना महानगरों में 30 फ्लोर, 30th फ्लोर और 40 फ्लोर के हाउसेज होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। विदेशों में तो खैर 100 फ्लोर के भी ऊपर होते हैं। तो ये उस तरह के फ्लैट्स नहीं होते। बिल्डर फ्लैट मतलब लो राइज फ्लैट्स और छोटे छोटे फ्लैट। तो खैर, तो ये बिल्डर फ्लैट है कैसरबाग के इलाके में। इस बिल्डर फ्लैट से एक महिला ने 14 जुलाई की रात को, देर रात को, मतलब आप समझ लीजिए कि भोर का वक्त होगा, पुलिस को फ़ोन किया। और फ़ोन करते वक्त वो बुरी तरह रो रही थी और उसने फ़ोन करके ये बताया कि मेरे पति ने मेरे 5 साल की बेटी की हत्या कर दी है और लाश घर में पड़ी है, प्लीज़ आप चले आइए, हम बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। कैसरबाग की पुलिस ने जब ये बात सुनी तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई कि कोई बाप अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है, और वो भी 5 साल की छोटी सी बेटी। बेटियों पर तो बाप जान छिड़कते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा होता है। पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब उस मकान में एंटर किया तो पीड़ित महिला ने ये कहा कि वो घर से बाहर थी। वो अभी कुछ देर पहले जब लौटी तो उसने ये डिस्कवर किया कि फ्लैट के अंदर जो है वो बेटी की लाश पड़ी हुई है। और उसने ये भी कहा कि हमारा जो बिल्डर फ्लैट है, उसने कहा कि मेरे पति के साथ विवाद चल रहा है, तो इसीलिए फ्लैट तो खैर मैं बंद करके गई थी, लेकिन जो बिल्डिंग का गेट है वो भी बंद था और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा पति जो है ये 4th फ्लोर तक सीढ़ियों से नहीं बल्कि दीवार से क्लाइंब करके, फांद करके पहुंचा होगा। ये अपने आप में एक बहुत अजीब बात थी। अजीब बात इसलिए थी कि 4 मंजिल ऊपर तक कोई प्रोफेशनल चोर जो है या गुंडे बदमाश वो तो चढ़ सकते हैं, मैं समझता हूँ इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन कोई आम आदमी, शरीफ आदमी 4th फ्लोर तक बिल्कुल क्लाइंब कर जाए और ऊपर आकर अपनी छोटी सी बेटी जो घर में अकेली है 5 साल की, उसकी हत्या कर दे, ये तकरीबन एक नामुमकिन सी बात थी जो ये महिला पुलिस को सुना रही थी। लेकिन पीड़ित महिला जब कह रही थी तो पुलिस को वो बात माननी पड़ी। पीड़ित महिला के साथ उसका एक दोस्त भी था और इन दोनों लोगों ने मिलकर पुलिस को ये बताया कि इस हत्या के पीछे बच्ची का पिता जिम्मेदार है। पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जिसका नाम है शाहरुख खान। पीड़ित महिला का नाम है रोशनी खान और रोशनी खान के साथ जो इस मकान में मौजूद था एक और शख्स, उसका नाम है जायसवाल है, उदित जायसवाल। तो कुल मिलाकर ये 3 मेन किरदार हैं और ये 5 साल की छोटी सी बेटी जिसकी अब हत्या हो चुकी थी। तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करने के लिए सबसे पहले रोशनी खान से पूरा घटनाक्रम समझा और रोशनी ने पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से बताई कि वो कब घर से बाहर गई, कब लौटी और कब उसकी बेटी की हत्या हुई, और उसे पूरा यकीन है कि शाहरुख, उसके पति, ने हत्या की है। उदित ने भी वही कहानी बताई अपने हिसाब से, लेकिन दोनों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की और दोनों की कहानी में कुछ डिस्क्रिपेंसी यानी कुछ फ़र्क पुलिस को नज़र आया। तो पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग झूठ बोल रहे हो। पुलिस को इन लोगों पर शक होने लगा था और उसकी एक और भी वजह ये थी कि ये लोग बता रहे थे कि वो अभी अभी लौटे, थोड़ी देर पहले गए थे और इस बीच कत्ल हुआ है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस ने ये रियलाइज़ किया कि उस डेड बॉडी से फाउल स्मेल यानी बदबू आ रही है। तो उसे देखकर ये लग रहा था कि शायद 24 घंटे से ज़्यादा इस कत्ल की घटना को हो चुके हैं। ये एक संकेत था कि शायद इस बच्ची की मौत को लेकर उसकी माँ और उसके माँ के साथ जो उसका फ्रेंड था ये लोग झूठ बोल रहे थे। तो खैर पुलिस ने और तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए शाहरुख जो बच्ची का पिता है उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बड़ी खामोशी से निकाली।
CDR निकाला और चेक किया कि शाहरुख की मूवमेंट कहाँ पर है। और पुलिस ने ये देखा कि कैसरबाग के इलाके में शाहरुख पिछले 2 दिनों से आया ही नहीं। तो ये एक एविडेंस था अपने आप में कि एक शख्स जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो आदमी जो है मौका वारदात पे 2 दिनों से नहीं आया है, तो ये कत्ल वो कैसे कर सकता है। अब पुलिस ने शाहरुख से पूछताछ करने का भी फैसला किया और उसको ट्रैक किया पुलिस ने। जब पुलिस ने उसे ट्रैक किया तो ये देखकर चौंक गई कि शाहरुख तो लंगड़ा रहा है। लंगड़ा क्यों रहा था? क्योंकि 2 महीने पहले शाहरुख की टांग टूट गई थी और उसके टांग में रॉड डली थी। तो एक ऐसा आदमी जो खुद बड़ी मुश्किल से चल रहा हो, वो 4 माले के फ्लैट में ऊपर दीवार के सहारे क्लाइंब करके अपनी बेटी की हत्या कर देगा और फिर उसी तरह से 4थी मंजिल के फ्लैट से नीचे उतर के फरार हो जाएगा, ये बिल्कुल नामुमकिन बात थी। और पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि शाहरुख को फंसाने की ये कोशिश हो रही है। इसके बाद पुलिस ने रोशनी और उदित, जो उसका दोस्त है, उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। और जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो जिस बात का डर था वही बात सच साबित हुई। इस बच्ची का कत्ल, 5 साल की बच्ची का कत्ल खुद उसकी माँ रोशनी ने अपने बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर उदित जायसवाल के साथ मिलकर किया था। और इन दोनों ने ये कत्ल की जो बात है ये तो 14 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग को बताई थी। 14 और 15 जुलाई की दरमियानी रात की ये बात बता रहा हूँ, मतलब अगर मॉर्निंग कहें तो 15 जुलाई हो जाएगा। लेकिन ये जो कत्ल की घटना हुई थी ये 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात को हुई थी। अब हुई क्यों? जब इन्होंने जब अपना जुर्म कबूल लिया, पुलिस ने जब सबूतों से इनका सामना कराया तो फिर इन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने ही कत्ल किया है। और जब पूछा कि भाई कत्ल आपने क्यों किया, तो उसके पीछे वजह ये बताई कि उस रात को ये दोनों जब घर लौटे और घर लौटने के बाद वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, कुछ इस तरह के पोजीशन में थे जो बच्ची के सामने शायद होना ठीक नहीं था। और बच्ची ने उनको उस हालत में देख लिया। देख लेने के बाद उस बच्ची ने ऐतराज़ किया और कहा कि ये गंदे अंकल हैं, मैं इनके बारे में पापा को बता दूंगी। ये बात सुनकर जो है दोनों को लगा कि उनकी पोल खुल जाएगी, तो फिर उन्होंने बच्ची की हत्या करने की प्लानिंग की और आनन फानन में बच्ची की हत्या ऐसे की जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। जिस बात पर मैं शुरू में जोर दे रहा था वो ये कि ये जो माँ है रोशनी, ये अपनी बच्ची जो बिस्तर पर लेटी हुई थी उसके पेट के ऊपर खड़ी हो गई, लिटरली खड़ी हो गई। और ऐसे खड़ी हो गई कि आप समझिए कि मुंह से जो है वो ब्लीडिंग होने लग गई, खड़ी हो गई। और जो उदित है उसने इस बच्ची के मुंह पर कपड़ा रख के उसको बुरी तरह से दबा दिया, स्मॉदर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांस घुट गई और उसकी मौत हो गई। इस तरह से 13 और 14 जुलाई की रात को 5 साल की छोटी सी बच्ची की हत्या करके ये दोनों रात भर वहीं रुके। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि शॉकिंगली ये फिर जो है वहाँ इंटीमेट हुए। एक तरफ बच्ची की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उसी कमरे में ये लोग इंटीमेट भी हो रहे थे। और ये सब कुछ कराने के बाद ये दोनों, रोशनी और उदित, वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद इन्होंने एक होटल में चेक इन किया। इनको लगा कि लाश के पास बहुत हो गया, लाश पड़ी रहने दो, चलो किसी होटल में चलते हैं। फिर ये लोग होटल में गए और होटल में भी ये सब कुछ चलता रहा। और सब होटल से हो आने के बाद इनको ये लगा कि लाश तो पड़ी है, उसे ठिकाने तो लगाना होगा। होटल में लेटे लेटे दोनों प्लानिंग करते रहे, लेकिन प्लानिंग ही होती रही, डेड बॉडी को ये ठिकाने नहीं लगा पाए। फिर जब वापस आए 14 और 15 जुलाई की दरमियानी रात को, वी आवर जिसे हम कहते हैं, मतलब तकरीबन भोर का वक्त, उस समय फिर उनको लगा कि अब लाश निपटाई नहीं जा सकेगी। तो ठीकरा जो है इस महिला का जो पति था, रोशनी का पति शाहरुख, उसके सिर पर फोड़ देना था। तो इसीलिए शाहरुख ने कत्ल किया है ऐसा बोलकर इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई और पुलिस ने तफ्तीश करके दूध का दूध और पानी का पानी किया। अब कहानी यहाँ तक नहीं है, इसके बहुत आगे और भी कहानी है। सवाल यह है कि शाहरुख के साथ जब रोशनी की शादी हुई और एक प्यारी सी छोटी सी बेटी भी थी, तो ये उदित जायसवाल रोशनी की ज़िंदगी में कहाँ से आया, क्यों आया, उसका क्या रोल है, ये सब अब जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, आपको मैं सबसे पहले रोशनी के बारे में बताऊं। एक समिट बिल्डिंग है लखनऊ में, मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर कई सारे पब्स और बार्स हैं और उन बार्स में ये रोशनी जो है वो बार डांसर का काम करती है। शाहरुख के साथ यानी अपने पति के साथ उसकी तकरीबन 10 साल पहले मुलाकात हुई थी और दोनों ने शादी कर ली, जिससे ये छोटी सी प्यारी सी बिटिया उनको मिली थी उस शादी से।
इसके बाद शाहरुख के साथ जो है वो अनबन होने लगी। अनबन इसलिए होने लगी क्योंकि ये रोशनी जो है वो नशे की आदी थी, न सिर्फ शराब बल्कि दूसरे तमाम तरह के नशे करती थी, ऐसा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और नशे को लेकर ही ये झगड़ा जो है शाहरुख के साथ उसका शुरू हुआ। इसके बाद रोशनी ने बड़ी गहरी साजिशें रची। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 महीने पहले एक बार रोशनी का ये जो बॉयफ्रेंड है उदित, उसने इस छोटी सी बच्ची के साथ जो है वो अब्यूज़ किया था, उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया था। और इस अब्यूज़ करने की घटना पर रोशनी को कायदे से उस बॉयफ्रेंड से भिड़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस मौके को इनकैश करने का सोचा और इनकैश करने के इरादे से उसने अपनी बच्ची को ये सिखाया कि उसके साथ ये जो अब्यूज़ है वो उसके पापा ने, उसके बड़े पापा ने किया, और साथ में उसकी 2 जो बुआ हैं यानी इस रोशनी की 2 ननद और सास, ये लोग भी मौजूद थे और ये लोग उस अब्यूसिव एक्ट में सपोर्ट कर रहे थे। ये कहते हुए रोशनी ने उस बच्ची को सारी चीज़ें, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे को, आपको पता है छोटे बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं और ये बहुत टॉकेटिव चाइल्ड थी, इसको वो सारी बातें रटा दी और पुलिस स्टेशन में जाकर बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई। और इस रटी हुई बातों का उस महिला ने, रोशनी ने, एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया ताकि वो अपने पति और ससुराल वालों को फंसा सके। इनिशियल रिपोर्ट जो पुलिस की आई उसमें ये लोग, चूंकि बच्ची कह रही थी तो इन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, शाहरुख और उसके पूरे परिवार को, सबको जेल हो गई। जेल जाने के बाद फिर एंट्री हुई इस कहानी में उदित की। बेसिकली उदित की एंट्री इस कहानी में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली एंट्री हुई जेल जाने के बाद। शाहरुख जब लौटा, जमानत पर वापस आया, तो उसे रोशनी ने मारपीट करके और धमकी देकर घर से भगा दिया। और बाकी जो ससुराल वाले थे उनको लगा कि इनसे दूरी ही अच्छी है, वो अपने अलग अलग जगहों पर चले गए। जैसे जो जेठ था वो कहीं और जाके सेटल हो गया, जो ननदें जो थी और सासू माँ जो थी वो अपनी ननद के घर, मतलब अपनी बेटियों के घर में चली गई। इस तरह से उन लोगों ने ये फ्लैट ही छोड़ दिया जो शाहरुख का फ्लैट था जहाँ वो लोग रहा करते थे। तो रोशनी के लिए अब वो पूरा फ्लैट जो है उस पर उसका एक छत्र राज था। पति को वो भगा चुकी थी। अब उसका ये जो बॉयफ्रेंड था उदित जायसवाल, ये लगातार उस फ्लैट में आने लगा और तकरीबन 2 महीनों से ये रोशनी के साथ लिव इन में रह रहा था। लिव इन टुगेदर में ये लोग रह रहे थे, लेकिन रहते हुए भी बेटी तो साथ थी और बेटी जो है इनके इस इलिसिट रिलेशनशिप में आड़े आ रही थी। वो बार बार अपने पापा से मिलने की जिद करती थी, उदित को गंदे अंकल कहकर पुकारती थी और धमकाती थी इनको कि सब कुछ पापा को बता दूंगी। तो इनको लगा कि अगर हम इस बेटी की हत्या कर देते हैं तो एक तो हमारा ये जो रिश्ता चल रहा है इसके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला कोई नहीं होगा, हमारी जवाबदारी खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये लगा कि हत्या करने के बाद अगर इस हत्या का सारा इल्ज़ाम हम अपने पति पर लगा देते हैं और उसको गिरफ्तार करके फिर से कत्ल के मामले में जेल भिजवा देते हैं, जिस तरह से अपनी बेटी के कत्ल, रेप के मामले में एक बार पहले जेल भिजवा चुके हैं, तो फिर पति जो है वो अरेस्ट हो जाएगा और ये सारी प्रॉपर्टी पर हम मौज करेंगे। ये प्लानिंग थी, क्योंकि वो वैलिड बोनाफाइड वाइफ थी, लीगली वेडेड वाइफ थी, तो इसीलिए कत्ल की ये प्लानिंग रची और शाहरुख को फंसाने की कोशिश हुई और इसके बाद उन्होंने कत्ल भी किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो उदित नाम का शख्स है जो अब शाहरुख की बीवी रोशनी के साथ लिव इन में रह रहा था पिछले 2 महीने से, शाहरुख को अब जाकर पता चला कि उसकी बीवी का जो बॉयफ्रेंड है उदित, वो वही उदित है जो उसका सालों पुराना दोस्त है। शाहरुख से जब हमारे सहयोगी आज तक के जो रिपोर्टर हैं समर्थ श्रीवास्तव, जब वो बात कर रहे थे और जब उन्होंने उदित के बारे में शाहरुख से पूछा, तो शाहरुख इस बात को लेकर बहुत हैरानी जता रहा था कि उदित तो मेरा ही दोस्त है और 8 साल पुराना दोस्त है। मुझे ये तो पता था कि मेरी वाइफ किसी के साथ लिव इन में रह रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उदित के साथ रह रही है। अगर ऐसा होता तो मैं उदित से खुद बात करता कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, मेरी ज़िंदगी से दूर जाओ, मेरी बीवी को छोड़ो। लेकिन उसका ये कहना था कि मुझे पता ही नहीं कि मेरा ही दोस्त जो है वो मेरे घर में लिव इन में मेरी वाइफ के साथ रह रहा है और मेरी वाइफ मुझे मारपीट करके घर से बाहर निकाल चुकी है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है इस पूरी कहानी का। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी मैं आपको बताऊं, वो ये कि ये जो रोशनी नाम की महिला है, इसको सब कुछ रिकॉर्ड करने का और अपने फेवर में एविडेंस इकट्ठा करने का बड़ा शौक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ा लगाव सा था।
उसको लगता था कि सब कुछ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर लेंगे, तो जो भी सामने जिसको भी मैं फंसाना चाहती हूँ उसे मैं फंसा दूंगी। तो इसके दो उदाहरण सामने आए। एक तो हुआ ये कि जब इस बच्ची के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने अब्यूज़ किया और बॉयफ्रेंड चला गया, तो उसके बाद बच्ची के साथ अब्यूज़ का इल्ज़ाम उसने उसके पापा के ऊपर लगाने की कोशिश की और पुलिस को रिपोर्ट के लिए पुलिस के पास गई। पुलिस जब जांच करने के लिए घर में आई तो ये महिला रोशनी जो है ये मोबाइल फ़ोन पर खुफिया तरीके से पुलिस के उस कार्रवाई को शूट कर रही थी। पुलिस वालों ने पकड़ लिया और कहा कि ये क्या कर रही हैं आप, हम अभी बच्ची से पूछताछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इतना नाजुक मौका है, आप क्यों वीडियो बना रही हैं। तो फिर उसने, पहले तो वो पुलिस के ही वीडियो बना रही थी, लेकिन बाद में उसने ये कहा कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊं तो कैसे चलेगा, क्योंकि मेरा पति शाहरुख जो है वो मुझे तलाक देना चाहता है और मैं इसे ऐसे तो तलाक दूंगी नहीं, इनिशिएटिव इसी ने किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबूत इकट्ठा ना करूं। तो कुल मिलाकर अपने खिलाफ, मतलब अपने फेवर में और अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो हर छोटी बड़ी बात रिकॉर्ड किया करती थी। और शॉकिंगली आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर छोटी छोटी बातें रिकॉर्ड करने का ये जो चलन है ना, यही उसके गले की फांस बन गया। हुआ ये कि उसके मोबाइल फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता था और मोबाइल फ़ोन से जब वो अपने दोस्त उदित से, बॉयफ्रेंड उदित से बात कर रही थी, तो उसने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए बेटी के रेप के मामले में ससुराल के सारे लोगों को फंसाने की जो पूरी साजिश है उसे इन डिटेल डिस्कस किया था। और उसे पता नहीं था, भूल गई थी वो, उसके मोबाइल फ़ोन में वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। रेप के उस मामले की जब पुलिस ने जांच शुरू की और इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह को भी पुलिस ने कॉन्फिस्केटेड किया, जब्त किया, उसकी तलाशी ली, तो पता चला कि मोबाइल फ़ोन में ये कहानी, रेप की झूठी कहानी, ये अपने बॉयफ्रेंड को सुना रही थी। और वो इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रेप के उस मामले में पूरे परिवार को तकरीबन ज़मानत मिली। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि हर एक मेंबर बाहर है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ज़मानत मिल गई है। शाहरुख तो खैर बाहर है ही। और उस मामले में भी जो है वो मुकदमा एक तरह से खारिज हो गया या होने के कगार पर है, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, आपको पता है। और अब इस कत्ल के मामले में भी वो सारी चीज़ें एक तरह से सबूत के तौर पर रोशनी और उदित के खिलाफ आकर खड़ी हो गई या जुड़ गई। तो एक माँ, जिस बात की मुझे बड़ी हैरानी है, वो अपने 5 साल की बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दे कि 5 साल की बेटी उसकी रंगरलियों के आड़े आ रही है, और वो भी हत्या इतने ब्रूटल तरीके से कि उसके पेट के ऊपर खड़ी हो जाए और उसकी सांसें उसका बॉयफ्रेंड रोके। ये अपने आप में कितना पाशविक, कितना दरिंदगी से भरा हुआ है, इसके बारे में सोचकर भी जो है तकलीफ होती है, मुश्किल होती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि लोग ऐसा करने से बाज नहीं आते। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि ये घटना, इस तरह की घटना कोई पहली बार हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। लेकिन हर आम आदमी जो अंदर से क्रिमिनल नहीं है या क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, उसको ये चीज़ें हैरान और परेशान पहली बार, मतलब हर बार परेशान करती है। तो इसीलिए मैंने जब इस वाक़े को आप लोगों को सुनाने की शुरुआत की, तभी मैंने कहा था कि ये कहानी जो है आप लोगों को हैरान ज़रूर करेगी। तो ये था पूरा घटनाक्रम। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो रोशनी थी, ये बार डांसर का काम तो करती ही थी, और ये अक्सर जो है घर में भी डांस पार्टीज़ किया करती थी। और उस डांस पार्टी में उदित जो है उसका सोल गेस्ट हुआ करता था। उदित इस डांस पार्टी को एंजॉय किया करता था, और उसमें कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल मूव्स भी होते थे जो शायद पब्लिक प्लेसेस में नहीं हो सकते। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के ये भी पता चला है कि उस बच्ची ने कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें देख ली थी, और वो बच्ची लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रही थी, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्लस पति को फंसाना एक मोटिव तो था ही। तो ये थी सारी कहानी, और जो मैंने हूबहू पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आप लोगों को बताई है। अब इस पर आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले कि इस पेशकश को ख़त्म करें, जैसा कि हमारी परिपाटी है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ें और कुछ अपने दर्शकों के सवालों का जवाब दें। तो आइए वो सिलसिला शुरू करते हैं। जो प्रीवियस स्टोरी थी वो हमने बताया था कि कैसे बिहार की एक महिला ने अपने पति की हत्या करने के लिए बाकायदा गूगल सर्च किया, और गूगल सर्च करके ये ढूंढा कि हत्या कैसे करें और हत्या करने के बाद कैसे बचें। उसने 100 से ज़्यादा क्राइम फिक्शन के एपिसोड्स देखे और उसके बाद मर्डर प्लान किया। और
इतना सब कुछ करने के बाद मर्डर तो कर दिया, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि अच्छा ही है कि ऐसा घटिया प्लानिंग हुआ। प्लानिंग इतनी घटिया थी कि 24 घंटे के अंदर एक तरह से पुलिस को उस मामले को क्रैक करने के लिए लीड्स मिल चुके थे और पुलिस ने उस केस का खुलासा कर दिया। अगर आप उस कहानी को देखना, सुनना, जानना चाहते हैं तो क्राइम तक की प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं, आइए वो कमेंट्स जो है मैं पढ़ता हूँ और कुछ सवालों के जवाब भी आपको देने की कोशिश करता हूँ। दिलवर रज़ा का कमेंट है, उन्होंने कहा है फर्स्ट कमेंट, वॉच दिस वीडियो, इफ़ अ मैन एंड वुमन कांट लीव टुगेदर दे मस्ट लीव लीगली रेदर देन डू सच नॉनसेंस। इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है। बिल्कुल, अगर आप साथ में नहीं रह सकते तो अलग हो जाइए, लेकिन कम से कम खून खराबा मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। टाइम पास रील के नाम से एक आईडी है और इन्होंने दुआएं की दी है मुझे। इन्होंने कहा है कि आप सलामत रहें और आपकी फैमिली भी सलामत रहे, माशाअल्लाह इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। उद्रेश बिंद हमारे रेगुलर लिसनर हैं और इन्होंने जो है कमेंट किया है और अपनी बात रखी है। बहुत धन्यवाद उद्रेश आपका। और इसके अलावा गुरी अमेरिका से भी इन्होंने कमेंट किया। उन्होंने लिखा है कि कहानी सुनने का मज़ा आ जाता है सर, जब सर सबसे अच्छी कहानी आपसे सुनते हैं सर, आपका जो अंदाज़ है कहानी सुनाने का बहुत बढ़िया, आप हमेशा खुश रहें। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। गुरिकबाल सिंह गुरी साहब हैं, ये नकोदर जालंधर के रहने वाले हैं और यूएसए में रहते हैं। तो नकोदर में गया हूँ मित्र, मैं आपको बताऊँ गुरी साहब, वहाँ बेसिकली मेरे एक मित्र हैं जो आजकल कनाडा कैलगरी में रहते हैं और वहाँ जो रेड एफएम है उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर ऋषि नागर। तो शायद आप उनको जानते भी हों, क्योंकि नकोदर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है और वो कनाडा में रहते हैं। तो वो मेरे मित्र हैं, जानने वाले हैं और आप भी नकोदर के हैं, तो ये अच्छा कोइंसिडेंस है। योगा विथ विकास के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है जब चरित्र का पतन होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। छत्तीसगढ़िया के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी जो है कमेंट किया है। बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने कमेंट किया है। अली इमरान साहब, इन्होंने लिखा है अ बिग फैन ऑफ यू, द वे ऑफ कन्वर्सेशन इज़ आउटस्टैंडिंग, इन्होंने लिखा। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत धन्यवाद आपका। विनय नासवाले जी का कमेंट है और इसके अलावा सुमिया भट्ट ने कमेंट किया है, ये मैंगलोर कर्नाटका से हैं और इन्होंने सो मच लव फ्रॉम मैंगलोर कर्नाटका लिखा है और इमोजी भेजी है। थैंक यू वेरी मच सोमिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। राहुल पंडित ने भी कमेंट किया है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। होमी राय हमारे लिसनर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। पाथ फाइंडर के नाम से एक आईडी है और उन्होंने लिखा है कि मुमताज़ नाम आमतौर पर लड़की का होता है, ये लड़का है या लड़की है? देखिए, मुमताज़ नाम लड़की का ही होता है, लेकिन मोहम्मद मुमताज़ ये पुरुष का भी नाम है और होता भी है, थोड़ा कम होता है, मतलब अनकॉमन नेम है पुरुषों के लिए। मुमताज़ आलम आपने सुना होगा, तो वो पुरुषों का नाम होता है। महिमा ने भी कमेंट किया है। संजय शर्मा जी का कमेंट है। योगा कॉन्सेप्ट्स फॉर यू के नाम से एक कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ यूज़ वर्ड बॉडी इंस्टेड ऑफ लाश, बार बार लाश शब्द बोलना बहुत बुरा लगता है। देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, परसेप्शन है। बेसिकली ये सही है, मैं इस बात को मानता हूँ कि लाश सुनना बुरा लगता है, लेकिन जब आप किसी डेड बॉडी को रेफ़र करके बॉडी बोलते हैं तो आप जब बॉडी विजुअलाइज करेंगे तो आपको वो भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए मतलब ये एक परसेप्शन की बात है। देखिए, मेरे हिसाब से लाश शब्द भी उतना ही लीगली और एक्सेप्टेबल वर्ड है जितना शव है या बॉडी है या डेड बॉडी है। तो खैर, एनीवे, आई अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू। कनाडा सम प्रॉब्लम प्रोग्राम गुड, इन्होंने लिखा है। भूपिंदर छोकर जी का कमेंट है और इसके अलावा फयाजुद्दीन का कमेंट है। दीदारुल बापू ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा रिकी सलारिया का कमेंट है और जगदीश चांडेगड़ा साहब हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने जय श्री कृष्ण कहा है और राधे राधे लिखते हैं। डीएस भक्ति नाम से एक आईडी है, उन्होंने। शाहरुख अंसारी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी स्टोरी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, समझ में आता है। मोहम्मद शाहरुख जबलपुर से। एनीवे, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू इतने सारे कमेंट्स करने के लिए और पॉजिटिव बातें और कॉम्प्लीमेंट्स भेजने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं ये जानता हूँ कि ये कहानी आप पहले भी क्राइम तक पर हमारे अलग अलग साथियों के ज़ुबान से सुन चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक पूरी तरह से समराइज़ करके और सारे एलिमेंट्स को जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, मैं अपने तरीके से उसे आप लोगों के सामने रखूं तो शायद आप लोग उसे अप्रिशिएट करें। ये सोचकर मैं ये कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया। आई होप
कहानी बेशक बहुत दुखद है, लेकिन हर क्राइम की कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, तो वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। और जुर्म से कैसे बचे इसके बारे में भी हम लोग आपस में बातचीत करके तरीके ढूंढ सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। तो क्राइम तक का उद्देश्य भी यही है। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।